नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी सैंपल पेपर लेकर आए हिंदी का कि 2024 में किस तरीके का पेपर आने वाला है उत्तराखंड एवं यूपी में। तो आइए जानते हैं इसका बारीकी से हम इसका परीक्षण करेंगे, क्योंकि हूबहू प्रश्न जो है ये दिए जाते हैं, इनको भी आप रट करके कुछ प्रश्न इनसे भी संबंधित आखिर पूछे जाते हैं। तो आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप इसके अनुसार, इस पेपर के शेड्यूल के अनुसार जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 80 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का होता है। 12th यानी 12 कक्षा 12 हिंदी का पेपर हम लेकर आए हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हुए, क्योंकि इसके बाद जो है हम लगभग सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, शाम को 7 बजे हमेशा देखिए। चलिए देखते हैं। निर्देश दिए हैं कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंडों आ और बा है। दोनों खंडों में पूछे गए प्रश्न सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमवार होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या करता है बालक, क्या करता है कि जल्दबाजी में प्रश्न एक तो हमने डाल दिया, लेकिन इसका का हमने पहले लिख दिया और खा हमने 2-3 प्रश्नों के बाद लिख दिया। तो ऐसा नहीं, क्रमवार का मतलब हो गया कि आप अगर प्रश्न नंबर 1 लिख रहे हैं तो एक से संबंधित जितने भी उसके पार्ट है क ख ग घ, तो उसको एक साथ लिखिए। क्रमवार का मतलब ये नहीं कि पहले आपने प्रश्न नंबर 1 लिखना, फिर 2 लिखना, फिर 3, ऐसा नहीं है। आप कोई भी प्रश्न करिए, लेकिन उसके जितनी भी पार्ट है उसको एक साथ करिए। तो ये हो गया क्रमवार, ताकि देखने वालों को भी सही रहता है और वो नंबर भी आगे पीछे नहीं हो पाते। ठीक है, तो इतना आप जरूर जान लीजिए। तो आप इसको जो है, अगर हमारे सेशन से जुड़ना है, हिंदी विस्तृत रूप से पढ़नी, तो आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने एनसीईआरटी से संबंधित संपूर्ण 12th की हिंदी का जो है एमसीक्यू भी बनाई हुई है और विस्तृत रूप से भी पढ़ाया हुआ है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी अगर आपको टॉपिक सही नहीं हो पाए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी व्याकरण भी पढ़ सकते हैं। चलिए चैनल सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों के अंक उनके सन्मुख यानी सामने दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न खंड आ में जो होगा इसका यह है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको पहले गद्यांश को सही ढंग से पढ़ना है और इसी अनुसार उसके उत्तर भी देने हैं। चलो गद्यांश पढ़ लेते हैं। संसार को परिभाषित करना बहुत मुश्किल काम है। महाद्वीपों, द्वीपों, महासागरों, पर्वतों, मैदानों, सरसरिताओं आदि का समेकित नाम ही संसार है। कुछ विद्वान संसार की परिभाषा को निरूपित करने के लिए उक्त भौगोलिक व प्राकृतिक दृश्य प्रपंचों को ही स्वीकार करते हैं, जो उनकी बहुत बड़ी भूल है। संसार तब बनता है जब हम उनके प्राकृतिक उपादानों और के गुण अवगुणों को पहचान कर उन्हें जीवनोपयोगी बनाते हैं, उनका समुचित दोहन करते हैं और उनके साथ अपनी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। संसार में तुम और मैं पदबंध भी बहुत बड़ा काम करता है। वास्तव में संसार इसी पदबंध के सहारे चलता है। एक दूसरे का ख्याल रखने वाले व्यक्ति ही संसार में परिपूर्णता प्रदान करते हैं। तुम प्रकृति का कोई उत्पादन भी हो सकता है और कोई प्राणी भी। प्रकृति की ओर से परिकल्पित एवं सुसंगत संसार के मूल रूप रक्षा के लिए हमें कृतज्ञ संकल्प होना है। इसके निमित्त हमें माता भूमि, पुत्रों, ये पृथ्वी, ये जो सूक्ति दी गई है प्रकथन का अर्थानुसंधान करते हैं कि प्राकृतिक उत्पादन प्रत्येक पशु पक्षी एवं प्रत्येक मानव का ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या है कि वो प्रकृति के बारे में उसकी जो भावात्मक परिस्थिति उसको दर्शाया जा रहा है कि प्रकृति क्या है। महाद्वीप है, सागर है, जल है, झरने हैं, पेड़ है, पौधे है, पहाड़ है, सरिताएं, ये प्रकृति, यही संसार है। और इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को जो है एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, यानी तुम और मैं की भावना रखते हुए कि आप हम संसार का ख्याल रखें, संसार हमारा ख्याल रखेगा।
क्योंकि संसार ही हमारा भरण पोषण करता है। जितनी भी चीजें है वो संसार से प्राप्त हो रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसके प्रति कुछ उत्तरदायी हमारा भी हो। और यहाँ जितने भी जीव है उन सभी के प्रति हमारी प्रति क्या है, हमारे मन में जो है एक अनुसंधान की भावना हो, एक दूसरे प्राणी की जो परोपकारी की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ये कृतज्ञ संकल्प जो है हमें लेना चाहिए, तभी जो है प्रकृति के अंदर जो तारतम्यता है वो बनी रहती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये इसका भाव था। चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 5 प्रश्न इससे। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न जो होंगे ये 6 नंबर के होंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, प्राकृतिक उत्पादनों के गुण अवगुणों को पहचान कर उन्हें जीवनोपयोगी बनाते हैं तब उन्हें संसार कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया था ठीक है, ऊपर पढ़ा था प्राकृतिक, यहाँ ये लिखो, प्राकृतिक उत्पादन गुण अवगुणों को पहचान कर उन्हें जीवनोपयोगी यानी जीवन में उपयोगी बना सकते हैं, तो इसी का नाम क्या है, संसार है। अर्थात ये हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न दे रखा है कि एक दूसरे का ख्याल रखने वाले व्यक्ति ही क्या करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, ये देखो, एक दूसरे, आपने ऊपर टॉपिक देखना, पहले उसको समझना है फिर उसको देखना कहाँ से उत्तर है, यहीं से छांटना आपको। तो एक दूसरे का ख्याल रखने वाले व्यक्ति ही संसार को इधर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा संसार को परिपूर्णता प्रदान करते हैं। कि जल्दबाजी नहीं करनी, इसको ध्यान पूर्वक इसको देखना है और पढ़ना है। तीसरा है, संसार असली अर्थों में संसार कब बनता है, यानी संसार जो है वो वास्तविक अर्थों में संसार कब बनता है, तो इधर दे रखा है इसी पदबंध से संसार कब बनता है, तुम और मैं की भावना से, यानी तुम हमारा ख्याल रखो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तो इन्हीं भावनाओं के साथ जो है संसार परिपूर्णता को प्रदान होता है। ठीक है, आखिर प्रश्न था चौथा प्रश्न, तुम और मैं का पदबंध का अर्थ क्या, तुम और मैं का पदबंध का अर्थ क्या हो गया, एक दूसरे के समतुल्य होना, एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के प्रयत्न करना। एक दूसरे से मतलब प्रकृति और प्राणी को, मानव ही नहीं प्राणी को। ठीक है, एक दूसरे प्राणी की रक्षा करना, उसके लिए प्रोपकार भावना करना, प्रकृति के संरक्षण के लिए भी कार्य करना, उसकी जो है सुंदरता को बनाए रखना, उसको कुछ अवहेलना न करना, उसकी कुछ नुकसान उसको न देना, तो आदि ये हमारा क्या है, भाव हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर ग है इसका 5वां, अर्थानुसंधान का अर्थ बताते हुए इस गद्यांश के लेखक के विचार की ओर संकेत। तो लेखक अर्थात ये दिया हुआ है, प्रकृतन अर्थानुसंधान करते हुए प्राकृतिक उत्पादन प्रत्येक पशु पक्षी प्रत्येक मानव का ध्यान, अर्थात जैसे यहाँ का माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये माता जिस तरीके से हम अपनी माँ की रक्षा करते हैं, माँ के लिए कुछ गलत नहीं सुन सकते, माँ के लिए हम हमेशा तत्परता हमारे अंदर रहती है, उसी तरीके से वो जन्म देने वाली माँ थी और ये पालन करने वाली यानी प्राकृतिक माँ जो है ये सबसे बड़ी माँ होगी, क्योंकि इसी से हम अन्न जल जो भी है वस्त्र वगैरह वो सब इससे प्राप्त करें। तो इसकी भी रक्षा ऐसे ही करना है जैसे हम जन्म देने वाली माँ की करते हैं। इसके जितने भी अनुयायी है यानी पशु पक्षी पेड़ पहाड़ जितने भी है, तो उनको अपनी भ्रातृतुल्य यानी भ्रातृ का भावना अपने अंदर रखने से तब जाकर के ये सही हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसका तुम और मैं का अर्थ था, अनुसंधान का अर्थ था। ठीक है, चौथा देर का इसमें ये भी 2 नंबर का 8 नंबर का पूछा जाएगा। कुल मिलाकर कितने हो गए, 2 4 6 8 10 नंबर का ये पहला प्रश्न होगा। तो आपको विस्तृत रूप से विशेष करके एकाग्र होकर के इसको करना, जल्दबाजी नहीं करनी है और ये भी नहीं करना है कि मुझे आ जाता है। अक्सर कई बार क्या होता है कि हमारा जो उसके प्रति उत्सुकता होती है या हमारे मन में छिपे रहते हैं कि हिंदी सरल है, तो हम गलती कर लेते हैं और हिंदी में ही कम नंबर आते हैं। इसीलिए किसी भी चीज सब्जेक्ट को है हल्का नहीं लेना है, उसको एक रूपता देनी है। तो इस पे भी ध्यान देना। 10 नंबर है। 5वां नंबर जो 6ठा नंबर जो होगा, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका आप शीर्षक दे सकते हैं, ये निश्चित नहीं है कि क्या होना है। ठीक है, आपकी समझ के अनुसार जो शीर्षक होगा वो दे सकते हैं। आप ये भी सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना, प्राकृतिक भौगोलिकता, तो आदि आप लिख सकते हैं। ठीक है,
प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, इनको भी ध्यान से देख लीजिए। ये 8 नंबर का पूछा जाएगा, 4 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 2 नंबर का, सॉरी ये 8 नंबर का है। किसी एक विषय पर जो है आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है। 4 देर का इसमें, जैसे पहला आ गया भारत डिजिटलीकरण की ओर, भारत डिजिटल हो रहा है इसकी ओर भी निबंध। लेकिन निबंध लिखने का आप सीधा नहीं लिखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक आपने शुरू किया और 2-3 पेज लिख दिया हो गया, ये निबंध नहीं कहलाता, क्योंकि हम बड़ी कक्षा में है, अर्थात हमें विस्तृत रूप से ध्यान रखना होगा। एक तो इसमें प्रस्तावना लिखनी है सबसे पहले, ठीक है, आप किसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा, प्रस्तावना में प्रस्तावना में क्या होता है कि प्रस्तावना में कभी भी 2-3 ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखनी है। और उसके बाद विस्तार आता है, ठीक है। प्रस्तावना को भूमिका भी कहते हैं, कई बार कहीं आप सोच रहे कि हमने तो भूमिका पढ़ी, प्रस्तावना भूमिका एक ही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है विस्तार। प्रस्तावना के अंदर आपने कोई हेडिंग नहीं लिखनी, केवल 2 या 3 लाइन में इसको समाप्त करना, यानी उसके बारे में बताना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, इसके बारे में जो निष्कर्ष जैसे निकलता है। और फिर आता है विस्तार। विस्तार आपने विस्तृत, इसकी सीमा नहीं है, आप जितना लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन समय की बाध्यता है, आप 200 शब्दों 200-250 शब्दों में ही इसको पूरा करें। तो विस्तार के अंदर आप जितनी हेडिंग देना चाहते हैं इसको, ठीक है, जितने भी टॉपिक देना चाहते हैं, भारत डिजिटलीकरण यानी भारत जो है अब चंद्रमा भी पहुंच गया, एक इसमें हेडिंग हो सकती है, ये विस्तार के अंदर लिखने हैं। भारत जो है दिन रात प्रगति कर रहा है, इसमें भी एक हेडिंग हो सकते हैं। तो विस्तार के अंदर आपने सारी भावनाएं लिखनी है। और लास्ट में आता है उपसंहार, ठीक है, इसको निष्कर्ष भी कहा जाता है, किसको, उपसंहार। ये 3 हेडिंग में जब आप लिखोगे तो आपका निबंध अच्छा भी लगेगा और आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पद्य प्रश्न खंडों के सही उत्तर विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। 1 × 5 यानी 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर का है। तो इसमें छोटे छोटे ऑप्शन वाले प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्लस का जो इसमें होगा, निम्नलिखित में एक पत्रिका है, तो ये 4 देगा, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान। तो सबसे पहली बात क्या कि हम एकाग्रता होनी जरूरी है आपके अंदर। आपके अंदर जो है वो कंसंट्रेशन पावर इतनी तीव्र होनी चाहिए कि आप प्रश्न को घर जाकर के ये ना सोचना पड़े कि मैंने इसका ये करना था और मैंने ये करके आया, ठीक है। तो आप ध्यान लगा करके 1-2 बार इसको जरूर देख लीजिए। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से एक पत्रिका कौन, तो पत्रिका कौन हो जाएगी इसमें, अब आप बताइए, गैस लगाइए। चलिए, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, इंडिया टुडे है या हिंदुस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 ऑप्शन, इंडिया टुडे। जबकि ये समाचार, ये पत्र है, पत्रिका नहीं है। ये दैनिक जागरण क्या है, समाचार पत्र है। हिंदुस्तान अखबार क्या है, ये समाचार पत्र है। इंडिया टुडे क्या है, ये पत्रिका है, ठीक है। पत्र और पत्रिका में विशेष अंतर होता है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर खा की बात करते हैं। कौन सा संचार माध्यम श्रव्य द्रव्य, श्रव्य का मतलब होता है जिससे सुनाई भी देता है और दृश्य का मतलब दिखा, यानी ऐसा माध्यम, संचार का ऐसा माध्यम, टेक्नोलॉजी का ऐसा माध्यम जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। रेडियो, रेडियो से केवल हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। समाचार पत्र केवल पढ़ सकते हैं, सुन नहीं सकते। पत्रिकाएं केवल पढ़ सकते हैं, बल्कि ये क्या है, ये संचार का ये माध्यम है। लेकिन टेलीविजन क्या है, इससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, अर्थात श्रव्य भी हो गया, दृश्य भी हो गया। राइट आंसर ऑप्शन 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं, खोजी पत्रकारिता के अंदर कौन आएगा, तो सनसनीखेज, उत्तेजक समाचार, मनोरंजन समाचार। तो इसमें आ जाएगा आपका मौलिक शोध एवं छानबीन के समाचार। ये खोजी प्रवृत्ता, मौलिक शोध करना, किसी के बारे में गहराई तक जाना। माना हम टिहरी डैम के बारे में लिख रहे हैं, तो टिहरी डैम की जो आंतरिकता है, उसकी जो मूल है, वहां से हमको उसको शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है। कि हमें ये भी देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन सी नदियां कहाँ से निकल रही है, किस नदियों का संगम बना हुआ, किस नदियों का जल आ रहा है, यहाँ के कितने गांव जो है प्रवास हो चुके, सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। ये गहन शोध हो गया। घा पे चलते हैं। संचार का मुद्रित
माध्यम किन के लिए किसी काम का नहीं है? संचार का मुद्रित माध्यम किन के लिए किसी काम का नहीं है? तो घ का जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हम, यानी ये निरक्षरों के लिए नहीं है। साक्षर मतलब जो ज्ञानी है, मूक वादिरों नहीं, उपाधि धारकों नहीं, तो ये निरक्षरों के लिए संचार का मुद्रित माध्यम, ठीक है, ये काम नहीं करता है। पांचवा देखेंगे गांव वाला, अखबार की अपनी आवाज किसे कहा जाता है? अखबार की अपनी आवाज किसे कहा जाता है? तो ये संपादकीय को अखबार की अपनी आवाज कहा जाता है। ठीक है, पांचों प्रश्न सही कर लिए, ध्यान से देखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक जो है, आपके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है उसको आपको धैर्य रखना होगा, धीरज एकाग्रता रखना होगा, तभी जाकर के आता सब है, लेकिन हम जल्दबाजी में, और कई बार क्या होता है, हमें क्या रहता है, हमारे अंदर ये भाव भरा रहता है कि हिंदी सरल हो जाएगी, लेकिन होना आसान है। सबसे टफ काम जो है ये, क्योंकि इसमें भावनाएं लिखनी पड़ती है, इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, और भावनाएं जो है वो केवल अध्ययन करने से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लोकतंत्र और पीढ़ी, लोकतंत्र और युवा पीढ़ी का योगदान विषय पर 150 शब्दों का आलेख लिखना। विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर 150 शब्दों का रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, रिपोर्ट क्या है, तैयार करनी, 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको विस्तृत रूप से उसके बारीकी से इसकी जांच करनी होगी कि कितना खर्चा आया वार्षिकोत्सव, कौन कौन सा कार्यक्रम हुआ, कौन कौन से अतिथि बुलाए गए थे, कौन कितने अभिभावक आए थे, बच्चों ने कौन कौन से कार्यक्रम किए, किस संस्कृति के कार्यक्रम किए, और आदि वगैरह, इस पे सारी रिपोर्ट आपको देनी। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये काव्यांश पूछे गए यानी कविताएं पूछी गई हैं, इससे आधारित आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये क्या है, ये एक भावप्रद है। आप इसका उत्तर कुछ और भी लिख सकते हैं जो अपने समझा, यानी उत्तर ये वो ही नहीं होगा जो टीचर ने दिया है, या जो गाइड पे आपने देखा है, जो किताब पे आपने देखा, आपने इसको समझकर क्या उत्तर दिया वो अलग भी हो सकता है। शायद मैं बताऊं वो अलग है, आपके गुरु ने जो बता रखा वो अलग है, समझने वाला जो होगा उसका अलग भाव होगा, लेकिन भाव जो है मिलता जुलता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हिंदी क्या है, वो भाव को जानता है, भावों को देखा जाता है क्या करना चाह रहा। कविता दे रखी है, कविता एक खिलौना है, नहीं सर, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने माने, फूल क्या जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर एक घर, वह घर सब घर एक घर कर देने, मानो बच्चा ही जाने। क्या कहेंगे आप? कुंवर नारायण जी की यह कविता है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे, कहने का मतलब अगर कविता का भाव देखा जाए तो कविता का भाव क्या कह रहा है, कविता का भाव ये कह रहा है कि बच्चे जो है वो प्रकृति की गोद में अधिक खेलते हैं। बच्चे जो है वो क्या है, एक भाव है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, निश्चल भाव जिसे कहते हैं। उसे ये पता नहीं कि ये घर मेरा है, ये मर गया है, उसे ये पता नहीं कि अगर हम किसी घर में भोजन करेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे या कैसे करेंगे, वो सब एक जैसे। तो ऐसे ही भाव अगर सबके हो जाए तो सब घर तक एक हो जाए, किसी के अंदर द्वेष भावनाएं नहीं रहेगी, किसी के अंदर छल कपट नहीं रहेगा, किसी के अंदर जो है बुराई की भावना जागृत नहीं होगी, सब जो है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो वो फूल की तरह है, जिस तरह फूल नहीं सोचता कि मैं किसके लिए महक रहा हूँ, उसी तरह के बच्चे नहीं सोचते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भाव था इसका, आपने क्या समझा वो भी इंपॉर्टेंट है। कविता की तुलना किससे की गई है और किस रूप में की गई? तो कविता की तुलना मासूम बच्चों से की गई, उनके बचपन के रूप में। ठीक है, आपने क्या समझा वो आप लिख सकते हैं। खा नंबर दे रखा है, सब घर एक कर देने का अभिप्राय क्या है? सब घर एक कर देने का मतलब कि सारी बुराइयों को, सभी अपना और पराया भेद मिटाने को जो है वो इसका अभिप्राय था। ठीक है, तो गा है, पद्यांश के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी इसके कवि है। ठीक है, लेखक नहीं कहेंगे, लेखक गद्यांश के होते हैं, पद्यांश के कवि होते हैं। ठीक है,
तो दूसरा देखेंगे हम, किसवी किसान कुल वनिक विकारी भाट चकर चपल चट नट चोर चाट चेत की। पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेत की। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को अचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम हित आगे बढ़ भाग्य ते बड़ी है आगे पेट की। ये दिया गया है, ठीक है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है और कवितावली उत्तरकांड से आई, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो पेट की जो आग है, वो पेट की आग को न भोजन मिटा सकता है और न जो है कुछ वस्तु मिटा सकती है, न पैसा मिटा सकता है। पेट की आग जो है वो घनश्याम का राम नाम का जो जाप है वही मिटा सकता है। यही तुलसीदास की सोच थी, ठीक है। कि किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भट जा करे चपट नट चोर चेट की। पेट को बढ़त गुण गड़त चढ़त गिरे अटत गहन गन अहन काटे। सभी जो है वो लगे हुए हैं, और जिसके उद्देश्य से मनुष्य जीवन हुआ है, जिस तात्पर्य से मनुष्य जीवन हुआ है, जिस पश्चाताप के लिए मनुष्य जीवन हुआ है, वो हमारे ध्यान में है नहीं। तो अर्थात उतना ना सही, लेकिन उस प्रभु का भजन जरूर करना चाहिए। तो इसी लिए जो है व्यक्ति जो है वो जो बुरी कमाई करता है वो उससे उसका मन हट जाएगा, एकाग्रता हट जाएगी। उसके अंदर भाव क्या रहेगा कि मुझे भक्ति करनी है, और जितनी प्रभु श्री राम ने दिया है या जो आपके आराध्य है जिसने उसमें जितना उन्होंने दिया है उसी में संतुष्ट होकर के इस सृष्टि से जो है अपने आप को पार कराना। तो ये इसका भाव था। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है का इसका, किसकी आग से पेट की आग बढ़ी है। तो किसकी आग से, यानी समुद्र की आग से पेट की आग बहुत बड़ी कही गई है, ठीक है। नंबर खा है, पेट की आग को शांत करने के लिए लोग क्या क्या निम्न कार्य करते हैं। तो पेट की आग को शांत करने के लिए लोग क्या करते हैं, कोई किसान बनता है, कोई बनिक बनता है, कोई भिखारी बनता है, कोई बाढ़ बनता है, कोई चकर चोर चबट सब बनते हैं। अनेकों लोग जो भी संसार में मनुष्य है, प्राणियों को छोड़ करके, अन्य प्राणियों को छोड़कर, वो कुछ उस पेट की अग्नि को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। किसी का पैसा गबन कर रहा है, किसी की जो है वो असहाय व्यक्तियों को पैसा खा रहा है, या कुछ सरकार के साथ जो है वो धोखाधड़ी कर रहा है, या ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं इसको पेट की आग के शांत करने के लिए, ठीक है। इसमें गा हम देखेंगे, पेट की आग को की कृपा दृष्टि शांत करने में समर्थ है। पेट की आग को कृपा दृष्टि बर्बादनी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा घनश्याम आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है बालक तो, जिदियाया मतलब जिदिए, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। एक फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखा गया है, ये कविता है। तो इसमें जो है एक माँ जो है अपने बच्चे को इस तरीके से दुलार करती है, किस तरीके से उसके प्रति समर्पित रहती है, अपना सुख चैन सब कुछ समा कर देती है। तो इसीलिए जो है वो किस तरीके से आंगन में ठुनक रहा जिदियाया, आंगन में एक बालक छोटा सा बालक रखा हुआ है, वो जिद्दी प्रवृत्ति का बार बार ठुनक रहा है, इधर उधर लुढ़क रहा है, माँ को काम भी नहीं करने दे रहा है। लेकिन वो माँ बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, वो चांद की तरफ देख रहा है और ललचाया हुआ कि ये बड़ा सा क्या है। जिस तरीके से जो है वो माना उसने आज ही दुनिया देखी होगी, उतना सा बड़ा चांद को देख करके वो हर्षित हो उठा, और माँ भी उसको बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया। और माँ उस चांद की प्रशंसा अपने बेटे से उपमा अलंकार हो रहा है। उस चांद की उपमा किससे कर रही है, अपने बालक के। देखो आज जो है वो चांद यही उतर आया, वो अपने बालक को दिखा रही है शीशे पे, उसकी नटखटता को भी दूर करने के लिए, उसकी जिद्दीपन को भी दूर करने के लिए, और
उसके अंदर जो है उसके प्रेम को बढ़ाने के लिए, उसके प्रति प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए वो माँ उसको दर्पण का सहारा दे रही है, दर्पण पे दिखा रहे हैं कि देख आज चांद उतर आया है। तो कुल मिलाकर के माँ का भाव अभिव्यक्ति था। तो कहा होगा उक्त पंक्तियों में निहित भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, क्योंकि भाव सौंदर्य इसमें स्पष्ट करना, तीन प्रकार के सौंदर्य होते हैं, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, अर्थ सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में तो आएगा कि रस अलंकार कौन से हैं, किन किन चीजों को होगा, लेकिन यहाँ जो है आपने भाव सौंदर्य बताना है कि किस तरीके से माँ जो है अपने बच्चे के प्रति जो है उसकी उपमा जो है चंद्रमा से कर रही है कि मेरे लिए चांद जो है ये धरती पर है, और उसके प्रति वो प्रेम भाव जागृत कर रही है। दूसरी होगा, दूसरा प्रश्न होगा भाषा की दृष्टि से काव्य के सौंदर्य पर प्रकाश डाले तो उपमा उपमेय अलंकार इसमें हो जाएगा, ठीक है, विशेष करके। और यहाँ तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग होगा, और जो है इसमें मानवीकृत अलंकार के साथ जो है इसकी भाषा जो सौम्य और ममता भरी भावों को अभिव्यक्त किया गया, ठीक है। साहब सुंदर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, ठीक है। इन प्रश्नों पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा था कि ये प्रश्न जो होते ये भावपूर्ण प्रश्न होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने क्या पढ़ा है, गुरुजी ने क्या पढ़ा है, वो जरूरी नहीं, आपने समझा कितना है उसको वो लिखना है। यानी आप अगर ये सोचेंगे कि गुरुजी ने क्या पढ़ाया था या रट के आप जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। आपने उस पाठ को कैसे समझा है, अभी भी समय है। अगर आप पाठ को नहीं समझ पाए हैं तो अपने गुरुजी से जो है, अपने टीचर से जो है उस पाठ को एक बार फिर से पढ़वाइए, ताकि आप सुनेंगे कि इसका भाव क्या है। अपने भाव लिखने, अगर भाव लिखेंगे आप ज्यादा लिखेंगे, अच्छा भी लिखेंगे, लेकिन रट के जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। शीलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय था, इसको भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर था कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता में कि कवि परोक्ष रूप से अपाहिज में सहानुभूति दिखाई है। कवि के दृष्टिकोण में एक अपाहिज की किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। मैं अगर अपने भावों की बात करूं तो अपाहिज व्यक्ति का मतलब जो बेसहारा है, जिसको सहारे की आवश्यकता है, जिसको एक आप बैसाखी की आवश्यकता है। अगर आप किसी की बैसाखी बनते हैं तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो आपके अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बना देता है कि उसके अंदर की जो भावना है, उसके अंदर का जो ईश्वर है और तुम्हारे अंदर का जो ईश्वर है, वो दोनों आपस में मेल खा लेते हैं और आपकी कठिन परिस्थितियों में आपका वो सहयोगी बनता है, ठीक है। ये इसका हो सकता है, ठीक है। आपके भाव क्या है आप वही लिखिए। गाव्य है शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों हो गया, ठीक है। मैंने इसको पढ़ा तो नहीं, लेकिन आपको बताऊंगा। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण करुण रस कि वीर रस का आविर्भाव क्यों, शोकग्रस्त हो गए थे, सभी शोक थे कि हनुमान जी को सॉरी लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी हुई थी, पड़े हुए थे, राम भी व्याकुल थे, राम को रोते हुए देख करके, भ्रातृ प्रेम को देखते हुए सभी वानर सेना जो है वो शोकाकुल में हो गए, रोने लगे, बिलखने लगे। लेकिन जैसे ही भगवान हनुमान जी का अवतरण होता है वो संजीवनी लेते हुए आते हैं, उसी तरीके से जो है वो वीर रस उनके उत्तम हो गया, जय जयकार करने लगे और हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे, ठीक है। आपने क्या पढ़ा वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। जैसे ऊपर था वैसे ही गए। पैसे की व्यंग्यता शक्ति सुनी है वह दारुण है, मैं पैदल चल रहा हूँ पास ही धूल उड़ाती चली गई मोटर, वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधोती कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों से उंगली दे करके दिखाया हो इसके नाम से मोटर और तुम उससे वंचित हो गए, ऐसी विडंबना मालूम होती है, ठीक है। तो इससे आधारित आप इसको देख सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया कि बाजारवाद का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। बाजारवाद का मतलब क्या हो गया, बाजार आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। बाजारवाद का मतलब है कि बाजार एक ऐसी शक्ति है, आप अगर घूमने के लिए जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ खरीद के आएंगे, वो आप खर्चा करके जरूर आओगे, ठीक है। तो इस पर मानव का असर जरूर पड़ता है।
कि उसके वो बाहर बाजार की चकाचौंध को देख करके, जिसके पास तो पैसा होता है तो ठीक है चीजें खरीद लेता है, जिसके पास नहीं होता है तो वो क्या है, उसके अंदर अपने प्रति जो है वो घिन्न भावना जागृत होने लगती है कि मेरे पास पैसा होता है तो मैं इसको खरीद लेता, उसको खरीद लेता। ठीक है, दारुण भाव भी उत्पन्न होता है। कहा देखिए, धूल उड़ाती मोटर के पास निकलने पर लेखक की क्या प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। यानी धूल उड़ाती हुई मोटर जो है, मैं पैदल चल रहा हूँ, पास ही धूल उड़ाती हुई मोटर चल रही है, ये वह क्या निकली है मेरे कलेजे को कौंधती हुई, कठिन व्यंग्य लीक आर से पार हो गई। ठीक है, पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। ठीक है, कहने मतलब कवि क्या कहना चाह रहा है कि मोटर जा रही है, मैं उस पर बैठने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होती तो क्या होता कि मैं शायद उस पर बैठ करके जाता। ऐसी ही धूल से धूल को चीरता हुआ, धूल को समेटता हुआ आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये दारुण, उसके अंदर का जो दुख है वो बाहर उमड़ कर आ रहा है, अपनी मन ही मन में वो शक्ति ग्लानियां कर रहा है। गा नंबर होगा, प्रस्तुत व्यंग्य में किसी सामाजिक मानसिकता को इंगित करता है। तो ये सामाजिक मानसिकता को इंगित करता है कि हमसे जो नीचे लोग हैं, ये वंचित लोग हैं, या जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर रहते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि जो निम्न स्तर के हैं उनका जीवन बेकार है, उनका जीवन क्या है, वो तुच्छ है, वो ऐसे जीव है जो मानव जो धरती पर रेंगते हुए, जबकि क्या है, आत्मा वही आपके अंदर है, वही हमारे अंदर है, सभी प्राणी एक जैसे हैं, सभी की भावनाएं एक जैसे हैं, सभी के अंदर एक ही आत्मा निवास करती है, सभी के अंदर एक ही ईश्वर निवास करता है, अर्थात हमें उसे जो है उसके अनुसार देखना चाहिए, ईश्वर के अनुसार। ठीक है, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्वता पर आधारित होगा। क्या यह ठीक है? नहीं। भ्रातृत्वता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के लिए छोर से दूसरे तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको समाज रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। ठीक है, इसको भी देखकर कि दूसरा दे रखा था। ठीक है, एक तो ये था और दूसरा ये था। तो आदर्श समाज के प्रति क्या होना चाहिए, इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। ठीक है, इससे प्रश्न पूछा गया है कि इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। ये पाठ जो है इसका श्रम विभाजन और एक जाति। ठीक है, इसके अंदर था ये कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये दिया गया था, और इसके जो लेखक है वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज का आधार क्या है? तो आदर्श समाज का आधार क्या होता है कि स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, ये तीन चीजें। एक तो स्वतंत्र होना, एक समता का मतलब समान भाव होना, जाति भेदभाव ना होना। ठीक है, कि ये निम्न जाति का, ये ऊंची जाति का है, ठीक है, या इसके लिए आरक्षण है, इसके लिए आरक्षण नहीं है, या ऐसी भावनाएं ना होना। भ्रातृत्व होना यानी भाई बंधुओं जैसा प्रेम होना। तो ये भाई भ्रातृत्व भाव होगा तो क्या होगा, एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें। गा नंबर पर होगा, किसी समाज को कितना गतिशील होना चाहिए? तो किसी भी समाज को, चाहे वो कैसा भी समाज है, तो उसकी इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि वो आदर्श बने, वो अपने अंदर जो है वांछनीय परिवर्तन लाए, वो समाज को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाए, उसके अंदर स्व नियोजन की भावना जागृत हो, एक दूसरे के प्रति रक्षक भावना जागृत हो। तो ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने। आपने जिस तरीके से पद्यांश के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, उसी तरीके से गद्यांश के भी प्रश्न पूछे गए हैं कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किसी एक प्रकार के व्यक्ति बाजार दर्शन से ये लिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नंबर खा में पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी क्यों मांग रही है, इसका भी आपने अपने अनुसार लिखना है। लेखक ने शिरीष के फूल शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है, तो ये भी आपने देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर देने। यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से परंपराओं का पालन करना चाहते थे। ठीक है, यशोधर बाबू जो है परंपराओं का पालन करना चाहते थे, तो ये इसका सत्य हो जाएगा। नंबर खा है, अतीत में दबे पांव नामक पाठ के लेखक का नाम है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके जो लेखक है ओम थानवी जी इसके लेखक हैं, यानी यात्रा वृत्तांत से ये यात्रा वृत्तांत के ये लेखक है। ठीक है, दूसरा नंबर दिया गया है नंबर का, यशोधर बाबू व उनके अपने बच्चों का आपस में कैसा व्यवहार था, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो इसको आपको लिखना होगा कि किस तरीके से व्यवहार रहा है। ठीक है, घा है मोहनजोदड़ो कैसा शहर माना जाता, तो मोहनजोदड़ो ऐसा शहर माना जाता, तो वहां अवशेष बहुत सारे थे, यानी पुरानी सभ्यताएं वहां प्रचलित थी। काफी सारे अवशेष ऐसे मिले जो अभी तक भी मिलते हैं, कि जिनसे पुरानी संस्कृतियों को देखा जा सकता है कि आज से कई हजार साल पहले भी जो है कि लोगों के अंदर ऐसी जो हम डेवलप करते हैं वो विकसित हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में आपने लिखना है कि स्वयं यानी कविता लिखने का जो आत्म भाव था वो कैसा पैदा हुआ। ठीक है, ये आप 4 नंबर का है, तो कम से कम 8-10 लाइन में आपको इसको लिखना होगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता आडंबर नहीं था, ये भी आपने अपने विचार इसमें लिखना। ठीक है, अब खंड भाव पर चलते हैं। खंड भाव 11 प्रश्न से आगे खंड भाव हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके केवल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, संस्कृत में देना होगा। ठीक है, यहाँ से आपकी प्रबोधनी शुरू होती है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उच्च शिक्षायां प्रसिद्धम केंद्रे प्रयाग नगरे संपन्ना अभवत्। प्रयाग नगरे सा श्रेष्ठ राजनीतिक ज्ञानम संपर्के आगच्छत् तथा एव तस्य राजनीतिकी जीवनम आरब्धम्। विधि शिक्षाया अध्ययनान्ते सा अधिवक्तृरूपेण जीविकोपार्जनम् आरब्धवान्। समाजोत्थानाय विधियानि कार्याणि कुर्वन् सा जीवनस्य उच्चशिखरं प्राप्तवान्। आरम्भकाले तस्य राजनीतिकं क्षेत्रे उत्तराखण्डमेव आसीत्, परं शनैः शनैः तस्य व्यक्तित्वस्य प्रभावः राष्ट्रव्यापी अभवत्। ये संस्कृत थी। ठीक है, चैनल पर नए अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, प्यारा कमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। 3 नंबर का 3 प्रश्न आपने करने, 1 नंबर का 1 होगा। ठीक है, तो आपने क्या, गोविंद वल्लभ पंत से उच्च शिक्षा संपन्ना अभवत्, तो उच्च शिक्षा कहाँ हुई थी, प्रयागनगर। ठीक है, प्रयागनगर में इन्होंने उच्च शिक्षा संपन्न की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इसमें, प्रयागनगरे सा केशम संपर्के आगच्छत्, तो प्रयागनगर में वो किसके संपर्क में आए, तो श्रेष्ठ राजनीति। ठीक है, श्रेष्ठ राजनीतिक ज्ञान, श्रेष्ठ राजनीति लोगों के संपर्क में आए। गा होगा विधि शिक्षा या अध्ययनांते सा, विधि शिक्षा के बाद अध्ययन करने के अंत में बाद में सा केनोपि जीवोपार्जन, यानी उन्होंने कौन सा कार्य किया है, अपनी जीवन उपार्जिका चलाने के लिए, यानी अपना जीवन चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कौन सा कार्य किया, तो विधि शिक्षा है। ठीक है, सॉरी अधिवक्ता, विधि शिक्षा के बाद उन्होंने अधिवक्ता यानी वकील के रूप में वो उन्होंने कार्य किया। ये अधिवक्ता का मतलब होता है वकील के रूप में। ठीक है, घाव होगा आरंभ काले तस्य राजनीतिक क्षेत्र किम आसित, आरंभ काल में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र जो था वो उत्तराखंड में ही उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र का आरंभ किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी 12वां नंबर का जो प्रश्न होगा, अदलिक श्लोकम पठिता कोपि 3 प्रश्न संस्कृत भाषायां पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी नीचे दिए गए जो श्लोक है उसको पढ़ करके आपने 3 प्रश्नों के उत्तर देने, यानी खंड आज सॉरी प्रश्न नंबर 11 में जो था वही यहाँ भी है, वो गद्यांश का था, ये पद्यांश। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत मजना सा परित्यजन्ति। ये इसका प्रश्न था। तो नीचे का कार्य नीचे कार्य न प्रारभते, तो विघ्न भयेन, विघ्न और भय जहां रहता है वहां कार्य नहीं होता है। ठीक है, नंबर खा दे रखा है, प्रारब्ध विघ्न विहिता के विरमंती, तो प्रारंत विघ्न हरता के विरमंती, तो विघ्न विहिता के विरमंती यानी मध्य, इनके बीच में। ठीक है, गा दे रखा है विघ्ने प्रतिहन्यमाना उत्तम जनानम किम कुर्वन्ति, श्रेष्ठ लोग जो है वो क्या करते हैं, पुनरपि
विघ्ने पुनरपि कार्यम पुनरपि वैद्यम तो परित्यजन्ति। ठीक है, उन विघ्नों को प्रति जो भावनाएं होती है उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अधोलिखित प्रश्नेभ्यः कोपि चत्वारि प्रश्नानां संस्कृत भाषां पूर्ण वाक्येन उत्तरात्। यानी नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनको पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो हूँ मैं केवल 10th तक पढ़ाता हूँ और ये हमने आपको ले लिखाए हुए हैं। आपने क्या पढ़ा हुआ वो आप देख सकते हैं। बहवो अम्बोधा कुत्र वसंती, बहवो अम्बोधा कुत्र वसंती, तो इसको भी आप लिख देना। 1957 तमे भारतवर्षे भारत रत्न कस्मै प्रदत्तवान्, किसको दिया गया था? मंडूकस्य। मंडूकस्य साफल्यस्य कारणं किम् आसीत्? ठीक है, अरुणाचल प्रदेशे रूपग्रामे कौ निवसता स्म वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रम भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सव में कौन से कार्य हो जाते हैं? गांधारी कस्य माता, गांधारी की माता कौन थी? तो ये आपने 4 प्रश्न इसमें करने, 2 नंबर का एक है, 2, 4, 6 इसमें पूछे गए हैं। आपने कोई 4 करने हैं, 8 नंबर का एक। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नांकित शब्द सूची 3 शब्दान चित्वा तेषां वाक्य प्रयोगम संस्कृत भाषा में करो। यानी नीचे दिए गई जो संस्कृत सूची है, शब्द सूची है, उनमें से आपने 3 शब्दों से वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, यानी सेंटेंस इनका बनाना। जैसे बालका, तो आप बालका छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आप लिख सकते हैं। बालका पे आप कैसे लिख सकते हैं? यानी ये शब्द कहीं ना कहीं आना चाहिए। बालक पे क्या लिख सकते हैं? बालका क्रीडम कंदुकम क्रीडंती, बालका कंदुकेन क्रीडंती, तृतीय विभक्ति आ जाए, बालक गेंद से खेलता है। ठीक, क्षमाया यस्य भाषाये कदाचित, कदाचित कदाचित दुर्व्यसनम न कुर्यात्, कभी दुर्व्यसन मत करो। अग्रजा लक्ष्मणस्य अग्रजा रामा अस्ति, शीघ्रं यथा शीघ्रं विद्यालयं गच्छति, प्रतिदिनं रमेशः प्रतिदिनं स्वकार्यं करोति। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है इसका, निम्नलिखित प्रश्न खंडों के सही उत्तर विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो चक्रपाणी में कौन सा समास है? इन चारों में से समास की बात करें तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चक्रापाणी इससे सा चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथों में, तो वो किसका नाम? चक्र किसके हाथों में होता है? विष्णु भगवान के हाथों में चक्र होता है। ठीक है ना, तो जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न होकर के तीसरा अर्थ निकलता हो बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ तीसरा अर्थ किसका निकल रहा है? विष्णु का, यानी चक्रपाणी किसका हो गया? विष्णु का। दशानन कौन हो गया? रावण। तो जहां तीसरा अर्थ निकलता वो हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है, राइट आंसर इसका ये ऑप्शन ही जाएगा। और अव्ययभाव समास किसे कहेंगे? अगर समास को आप विस्तृत रूप से पढ़ना, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अव्ययभाव समास का मतलब जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द होता है, उत्तर पद जो उसका प्रधान होता है। द्विगु समास का मतलब क्या है? द्विगु समास का मतलब जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद, जैसे पंचरात्र, नवरात्र, नमा नाम रात्रि नाम समाहारा, नवरात्र, 9, 5 रातें, 5 पांडव, 5 द्वीप, जैसे आ जाते हैं ये द्विगु समास। द्वंद्व समास का मतलब जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी उत्तर पद भी। यानी माता पिता हिंदी में और उसकी पहचान है, और संस्कृत में चा, माता च पिता, माता और पिता, या भी लगता है कहीं के माता या पिता। ठीक है, तो ये पहचान इसकी हो जाएगी। नंबर खा की बात करें, को और के लिए किस कारक का प्रयोग होता है? तो कर्म में को का प्रयोग होता है, ये कर्म को, लेकिन के का नहीं हो रहा है। को और के जहां दोनों आ जाए, संप्रदान, ये इसमें के होता है, संबंध में आ जाएगा, का की के रावी भी, उसको उसके, ठीक है, संबंध कारक का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, उसका उसकी उसको या ठीक है, वहां आ जाएगा। अगर इस प्रश्न नंबर गा की बात करें, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या आएगा? निर्धन अर्थ का। रा को जो है विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी, रा को जो है रा बन, विसर्ग को रा हो जाएगा और निरर्थक बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये निधन ये आ जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग को रा हो जाएगा, रा हल आ से मिल जाए, निरर्थक इसका रूप बन जाएगा, विसर्ग संधि का प्रयोग होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, यानी 16 नंबर का जो आखिरी प्रश्न होगा इसमें इसमें का अस्मिन् प्रश्न पत्रे आगतम श्लोकम प्रत्यज्य परित्यज्य कामपि एकम कंठस्थम श्लोकम लिखित्वा हिंदी भाषां तस्यानुवादम कुर्वत। अगर हिंदी की बात करें तो इस प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक को छोड़ करके, यानी जो इसमें श्लोक दिया हुआ है वो नहीं लिखना है, इसके अलावा जो श्लोक आपको याद है उसको आपको लिखना है, ठीक है ना। और लिखना है उसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। अगर आप श्लोक ही श्लोक लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आप अनुवाद ही अनुवाद लिखते हैं, हिंदी अर्थ लिखते हो तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर दोनों लिखते हो तो 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 12th हिंदी यानी कक्षा 12 की उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए हमने ये सैंपल पेपर लेकर आए थे। इसके बाद दूसरा सैंपल पेपर लेकर आए, सामाजिक हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, ये सभी का हम सैंपल पेपर लेकर आने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शाम 7 बजे देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और प्यारा सा कमेंट करते रहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।